मेंबर्स। अब देखो मार्केट में बहुत तगड़ी नेगेटिव न्यूज आ रही है जिसकी वजह से मंडे को गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन बता रहा है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है वापस एक बार बताना चाहूंगा, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट में फॉल आ सकता है। ठीक है, अब रीजन क्या है, तो कि एक एआई बबल का रीजन था जो मैंने ऑलरेडी वीकली एनालिसिस में आपको बताने की कोशिश की थी। आपने अगर नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी बड़ी इवेंट्स है वो भी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि वो भी काम आ सकती है। और एक रीजन है जो मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की शॉर्ट वीडियो में, कि जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट गिरा था। अब देखो, आप पूछो सर, जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडियन मार्केट कैसे फॉल करता है, यूएस मार्केट कैसा फॉल करता है, कितना फॉल करता है, ये भी मैंने इस शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश की। आप जाके मेरी चैनल पे देख सकते हैं या फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके काम आ सकता है। मैंने पास्ट हिस्ट्री भी बताई है, 2024 में कैसे फॉल आया था जापान रेट हाइक की वजह से, और अभी क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। इसकी वजह से मंडे गैप डाउन है। अब रिकवर करेगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट की हालत थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दी है। ठीक है, और आप देखो, आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है ना, ठीक है, वो प्योरली कैसे पैटर्न है, देखो यहाँ पे समझो, ये ऐसा कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करा है। ठीक है, तो हायर हाई थोड़ा लो सपोर्ट पे लेने की कोशिश करता है। तो ये समझो कि ये बस सपोर्ट लेने आ रहा है। ठीक है, मार्केट पहले जो आपको दिखाई दे रहा था ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट, उतना खास ट्रेंडिंग मार्केट आपको नहीं दिखाई देगा। ये थोड़ा स्लो मार्केट आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडीली ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप जल्दबाजी में कोई कोई कंपनी के अंदर एंटर करे हो, ऐसा कुछ ज़्यादा जनरली नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बबल की वजह से, और मुझे लगता है कि थोड़ी शायद मे बी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहे नेक्स्ट वीक, तो और भी तगड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एफआई का। अब देखो ध्यान से समझना, एफआई ने पूरे साल के अंदर 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे सेलिंग की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में 18,000 करोड़ की सेलिंग की है। यानी कि एफआई लगातार बेचते हुए दिखाई दे, और पूरा का पूरा प्रेशर किस पे आ रहा है, तो कि पब्लिक पे, रिटेल इन्वेस्टर्स पे और म्यूचुअल फंड्स पे। ठीक है, क्योंकि देखो इतना ज्यादा सेलिंग करते हैं एफआई वाले। ठीक है, हमारा मार्केट ऊपर तो जा ही नहीं रहा। ठीक है, काफी तक नीचे पड़ा हुआ है, और उसका रीजन भी है, मैंने जैसे कि आपको समझा दिया है मार्केट में क्या रीजन है। बहुत सारे रीजन है। इंडिया में ऐसा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा, लगातार सेलिंग आ रही है। दूसरी इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, वियतनाम जैसे, तो बहुत सारी मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से फॉल कर रहे हैं। एक और डेटा सामने आया है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, आप ध्यान से देखिएगा। देखो, हर घंटे में, एवरी आवर, ठीक है, मार्केट का एवरी आवर 152 करोड़ की सेलिंग करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में। यानी कि कोई ना कोई स्टॉक तो बेच ही जाते हैं, एक घंटे के अंदर कोई ना कोई बेच ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है मार्केट कंडीशंस पे। ठीक है, ये पूरा साल का डेटा है, देखो पूरा साल का डेटा है। सो अब देखो, मैं हमारी गवर्नमेंट पे कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन हाँ, डेफिनेटली चीज़ें नेगेटिव तो है, और गवर्नमेंट को एक बार देखना चाहिए। और देखो, मैं तो जनरली यही बोलना चाहूंगा कि हमारा जो एसटीडी चार्जेस है ना, आप ट्रेड करो, देखो आप खुद ट्रेड करो। ठीक है, एसटीडी चार्ज देखना। मेरे लास्ट ईयर एसटीडी चार्ज 4 लाख रुपए थे। कितने? 4 लाख रुपए। स्टील में प्रॉफिटेबल था, स्टील में अच्छा प्रॉफिटेबल था। और किसी को, जिनको नहीं पता है ना, ये जो चार्जेस होते हैं 4 लाख रुपए एसटीडी के चार्जेस, ठीक है, वो टैक्स कट में नहीं आते। ठीक है, आप बोलोगे सर मैंने 20 लाख का प्रॉफिट किया था, 4 लाख एसटीडी चार्जेस, क्या वो कट होगा? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, जिनको नहीं पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। टैक्स कट में भी यूज नहीं होता, और चार्जेस भी ज्यादा बढ़ाए रखे हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है, जिसकी वजह से एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एसटीडी चार्ज बढ़ाया था, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, काफी तगड़ा बढ़ाया था, ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। पर रिटेल इन्वेस्ट को सपोर्ट करे कि ना करे, एफआई तो निकल ही रहे। और ये डेटा कब बताया था? 2024 के एंड में ये अपडेट हुआ था, आई थिंक, एसटी चार्ज जो बढ़ाया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारे कैलेंडर स्प्रेड निफ्टी में रिमूव कर दिए थे, बैंक निफ्टी में रिमूव कर दिए थे, मार्जिन रिमूव कर दिए थे। ठीक है, तो जो सीबी और गवर्नमेंट्स कर रही है ना, वो डेफिनेटली थोड़ा तो फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी नेगेटिव है। ठीक है, अब नए रूल्स लाने वाले एफएनओ के अंदर, तो देखो, आपको और मुझे तो पता नहीं, लेकिन बड़े प्लेयर्स को ये डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड, और मुझे लगता है जितना जल्दी गवर्नमेंट समझ ले, ये बहुत अच्छा होगा। अब देखो, यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होने वाली कोरोना रेमेडीज और वीक फिट सॉल्यूशंस की मंडे को। ठीक है, सी मंडे को डेफिनेटली मार्केट गैप डाउन है। और अगर हम लोग ग्रे मार्केट देखिए, आईपीओ यहाँ पे, सी एक बार देख लेते हैं आईपीओ ग्रे मार्केट। तो वीक फिट का ग्रे मार्केट 2% बताई दे रहा है अभी। ठीक है,
लिस्टिंग इन कैसे होंगे देखेंगे। और कॉर्नर रेमिस के 31% है। लेकिन देखो, एज अ डिस्क्लेमर, मुझे तो अलर्ट हुआ है, मेरी वाइफ को अलर्ट हुआ है वीकफुट सॉल्यूशंस, सिंगल लॉट ही हम लोगों ने तो ट्राई किया था, बट देखूंगा क्या होता है। मैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि वीक मार्केट है, और मैं मॉर्निंग में 5-10 मिनट देखूंगा सस्टेन करता है कि नहीं। अगर करता है तो फिर डे एंड में निकल जाऊंगा, अगर नहीं करता है तो फिर इमीडिएट निकल जाऊंगा। ठीक है, लाइक टाटा कैपिटल, क्योंकि क्या है, टाटा कैपिटल में भी मुझे कुछ मिला नहीं था, वीक फिट में भी आई डोंट थिंक मुझे कुछ मिलने वाला है। वैसे भी जिसमें लिस्टिंग इनकम होती है उसमें कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, अगर हाँ फिजिक्स वाला जैसा कुछ हुआ कि भाई अनुमान था 2% का, लिस्ट हुआ 22% का, तो ज़्यादा मजा आएगा, बट आई डोंट नो कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी बहुत तगड़े गैप डाउन है। ठीक है, हो सकते हैं, देखो एक 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 चीज़ दिखाई दे रही है कि शायद ये लिस्टिंग में थोड़ा पॉजिटिव हो। ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है कि नहीं। ओके, सो ये चीज़ें नेगेटिव है। और हाँ, नेक्स्ट वीक में कोई ज़्यादा खास आईपीओ भी नहीं है। आईसीसी प्रू का आईपीओ है, जिनको पता है, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाया था, उस टाइम पे ग्रे मार्केट 5% था, 10% है। एज अ डिस्क्लेमर मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि ग्रे मार्केट काफ़ी अच्छा है, पीयर कंपैरिजन के कंपेयर में काफ़ी सस्ता है, और ये पूरा मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। मैं देखूंगा किस में अप्लाई करूँ। एच में सोच रहा हूँ एक बार के लिए कि अगर 10% भी एच में मिल जाए तो भी आई थिंक गुड है। ठीक है, डेफिनेटली, बट देखो हाँ, रिस्क है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली रिस्क है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, बाकी हाँ, ट्राई जरूर मैं करूंगा यहाँ पे एक बार के लिए। स्विगी की अगर बात करें जाए, देखो स्विगी ने भी रिसेंटली, आपको पता है, फंड रेजिंग की थी। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक फंड रेजिंग करने वाले क्यूआईपी के जरिए। अब ये फंड रेजिंग क्यूआईपी के जरिए, यानी कि बड़े प्लेयर्स के थ्रू। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स में नाम किस किस का आया है, तो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड और आईसीसी प्रो म्यूचुअल फंड। अब सी, एक बात याद रखेगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, अगर अगर मुझे जीरोदा अलाउ करे, ठीक है, तो 2025 के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड ने अच्छे मूव किए, ईटीएफ कौन सा अच्छा मूव किया, वो मैं आपको कंपेयर बताने वाला था। ठीक है, तो मैं वीडियो प्रिपेयर करके एक बार कंफर्मेशन के लिए भेज दूंगा। ठीक है, अगर वो लोग बोलते कि भाई ना, ऐसे वीडियोस में कोई इश्यूज नहीं है अभी के लिए, क्योंकि आरए का प्रोसेस चल रहा है, आप सभी जानते हैं, तो मैं वीडियो वो डेफिनेटली शेयर कर दूंगा आपके लिए। बहुत काम का वीडियो है, बहुत बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, वो तो डेफिनेटली फोकस कीजिएगा। बट हाँ, आईसीसी प्रू का जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एज कम्पेयर टू मुझे जो डेटा मिला है, बहुत इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो टॉप म्यूचुअल फंड में मुझे जो नाम आते हुए दिखाई दिए वो कॉन्ट है, बंधन है, निपॉन है, एचडीएफसी है, और डेफिनेटली आईसीसी प्रू का भी मैंने नाम बहुत स्ट्रांग पड़ा है। ठीक है, मैं देखो आईपीओ की वजह से नहीं बोल रहा, बट मैं आपको जो डेटा बताऊंगा ना वो शॉर्ट वीडियो में, तो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है, और स्विगी के लिए भी अच्छी बात है। बट देखो स्विगी, आप ऐसा मत समझो कि भाई ये फंड रेजिंग में बड़े प्लेयर आए, म्यूचुअल फंड आए तो स्विगी पॉजिटिव हो गया, ऐसा ऐसा हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते स्विगी में। ठीक है, प्लस अगर आप देखोगे स्विगी ने काफ़ी तगड़ा फॉल किया था। ठीक है, काफ़ी तगड़ा फॉल किया था। अब जब तक कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिकवर ना करें, मैं जनरली पता है क्या बोलता हूँ, देखो सी, मान लो कि फिबोना की रिट्रेसमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जनरली जब तक ये 0.6 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता, 0.618, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, 2-3-4 दिन के लिए, तब तक तो पॉजिटिव नहीं बोला जा सकता। ओके, तब तक तो आप समझो कि जो भी पुलबैक्स है वो टेम्पररी पुलबैक्स है। ठीक है, हाँ, 0.236 के ऊपर जो भी अगर ये रहता है, सस्टेन करता है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव होगा कि भाई पैनिक सेलिंग नहीं होगा। बट ब्रेकआउट का व्यू तो इसके ऊपर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटे मोटे न्यूज़ से ज़्यादा फोकस मत करो स्विगी के अंदर। ठीक है, और थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश भी ज़रूर करना। एंड याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी नई कंपनी होती है, ठीक है, न्यूली टेक लिस्टेड कंपनी या स्टार्टअप कंपनीज, वो कुछ दिन के लिए पॉजिटिव रहती है, उसके बाद क्रैश हो जाती है। देखो मैंने जो पैटर्न बोली थी, सेम पैटर्न, 600 से लेके 350 फॉल हुआ। ठीक है, सो ये मैं हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई पैटर्न्स है मार्केट में, आप सीखो। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि हाँ सर ऐसे वीडियोस बनाओ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की थी, वो मैं बहुत जल्द ऐसे वीडियोस बना दूंगा। तो डेफिनेटली आई एम श्योर आपकी काम बहुत आएगा, और उसमें मैं रेफरेंस कंपनी लेने वाला हूँ, अलोक इंडस्ट्रीज और दूसरी 3-4 रेफरेंस कंपनी है, जो मैं आपके लिए वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली वो वीडियो आई थिंक 2-3 दिन में आने वाला है। ओके, चलिए, अब देखो वीडियो को लाइक कर देना एटलीस्ट सपोर्ट के लिए। ठीक है, ओला के बारे में बात करते हैं। अब देखो ओला की न्यूज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी। न्यूज़ ये थी कि ओला जो इंडियन बेसिस बैटरी पे काम कर रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। कंपनी यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है हाइपर डिलीवरी फॉर 4680 बैटरी सेल पावर व्हीकल्स ऑफर सेम डे रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी। यानी कि अगर आप ओला की गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो बैटरी होती है वो अभी इंडियन बेस बैटरी हो चुकी है।
जिसका नाम रखा है भारत सेल, ठीक है, 4680 भारत सेल, ठीक है। और ओला की गाड़ी अभी सेम डे डिलीवरी आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। और अब देखो ये सेम डे भले डिलीवरी मिल जाए, लेकिन मेन पता है क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये लोग सर्विस कैसे देने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसकी गाड़ी की सेल अभी 7% घट चुकी है, ओनली 7% आ चुकी है, ठीक है। तो पहले जो मार्केट के 50% था, अभी सिर्फ 7% आ चुका है। हालांकि इन्होंने मैसेज भी किया है कि वो सर्विस भी ऐसे ही रखेंगे, सेम डे सर्विसेज, यानी कि एक ही दिन में सॉल्यूशन कर लेंगे, बट देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर ये लोग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 6-8 महीने तो निकल ही जाएंगे वर्ड टू वर्ड माउथ प्रमोशन में, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ऐसा है कि भाई सभी लोग डिमोशन कर रहे हैं कंपनी का, ठीक है, द प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड टू वर्ड माउथ इंप्रूवमेंट होता तो डेफिनेटली ये चीज़ें कंपनी के लिए पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो कल का मुंह तो हम लोग प्रॉपरली कह नहीं सकते कि यार सस्टेन करेगा कि नहीं, ठीक है। और वैसे भी जब तक पॉइंट 2 के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट 2 के ऊपर ये निकलने की कोशिश नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश नहीं करता, तब तक तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। दो बड़े रेजिस्टेंस है इसके ओला के, जो है 0.238 यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 67 पे। और सेकेंड बड़ा रेजिस्टेंस है हम लोग अभी के लिए बोले जो यहाँ पे है, अराउंड 101 पे, ठीक है। ये 101 जब तक ये लेवल के सस्टेन नहीं करता यहाँ पे, ये जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक तो भाई इसका मुंह टेम्पररी है। अगर इसको सस्टेन करेगा फिर मोमेंटम अच्छेगी, फिर आप ये समझो कंपनी प्योरली टर्न अराउंड, ओला में प्योरली टर्न अराउंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोगों को, मुझे पता नहीं होता कि भाई ओला में क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी गाड़ी अच्छी बिक रही है कि नहीं, मार्केटिंग कैसी चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 100 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा ना, आपको और मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ओला में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, इसी की वजह से 100 के ऊपर आया है। और मैंने बोलता हूँ ना कि राउंड लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ओला का जब तक 100 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक तो थोड़ी वीकनेस रहेगी कंपनी के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ें भी आएगी, न्यूज़ की वजह से पुल बैक हो सकते हैं, बट टेम्पररी पुल बैक अभी के लिए, ठीक है। सो पैनिक अभी नहीं होना चाहिए, पहले देखो क्या कर रही है कंपनी, कंपनी सर्वाइव करने की कोशिश करिए, सो अभी के लिए रिलैक्स। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बची है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसको बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं, 1700 करोड़ के, ठीक है, अच्छी बात है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है। सी, ये वाला जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक टाइम पे बंदा क्या भाग रहा था, ठीक है। सी, 27 से लेके 200 तक गया, उसके बाद क्या फॉल किया, 80 तक भी आया बंदा, ठीक है। एंड देखो मैंने पहले भी आपको सिखाने की कोशिश की, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं समझते हैं तो, ठीक है। ये कोई भी कंपनी अगर वर्टिकल रन करती है, ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तो वो डेफिनेटली गिरता जरूर है और आधा हो जाता है, ठीक है। आप देखोगे 200 से गिर के 80 तक टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो हमेशा देखो ऐसी कंपनीज को आप पूछोगे सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसी होती है, हमेशा याद रखना, जो भी कंपनी वर्टिकल मोमेंटम करे ना, वो फॉल तगड़ी करेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो आपका व्यू उसी टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए न्यूज़ तो अच्छी है, और अगर मैं इसके रिजल्ट्स देखूं, ठीक है, पहले चार्ट्स बता देता हूँ चार्ट्स में क्या है। तो चार्ट्स में आप ये समझो, ये जो फॉल आया था ना, बहुत ड्रास्टिकली फॉल था, ठीक है। तो जब तक कि राउंड लेवल ही मैं बोलूंगा डेफिनेटली, जब तक कि 200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, ठीक है। हालांकि हाँ, बीच बीच में पुल बैक आएंगे, ये रेजिस्टेंस भी है डेफिनेटली, बट मेन रेजिस्टेंस 200 का है जो राउंड लेवल है। एक बार 200 को ब्रेक करे फिर मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये ब्रेक करेगा कि नहीं, ठीक है। और कंपनी ठीक है, कंपनी का ग्रोथ भी आई थिंक अच्छा है डेफिनेटली, ठीक है। मेन प्रॉब्लम तो एक ही है कि भाई इसमें ग्रोथ सस्टेन करेगा कि नहीं, और छोटी कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी को कोई इश्यूज नहीं है कंपनी के अंदर अभी के लिए, बट हाँ, बहुत बड़ी रैली कर चुका था, इसकी वजह से फॉल किया। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात देखो, आज हम लोग लाइव आने वाले हैं, और लाइव आने वाले हैं 9:15 बजे। आई नो कि भाई इंडिया इंडिया का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पता नहीं कितने लोग आएंगे लाइव। सर गोल्ड का फ्यूचर डिस्कस कर लीजिए, देखो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ गोल्ड का फ्यूचर क्या है। एक से यूएसडी ही मैं डिस्कस करूंगा अभी के लिए। थोड़े रूल्स मुझे लग रहा है कि स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से मैं अभी गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर से डिस्कस करूंगा। सो अगर मैं गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर डिस्कस करूं, ठीक है, तो ये जो जापान की न्यूज़ आ रही है वो डेफिनेटली मुझे लगता है इसमें भी इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। जापान की जो न्यूज़ है वो भी डेफिनेटली इसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो देखेंगे कि क्या बड़े प्लेयर्स इसको सेफ एसेट समझते हैं या फिर दूसरी कंपनी को। अगर दूसरी को सेफ एसेट समझते हैं लाइक बॉन्ड, तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये फॉल करेगा, ठीक है, डबल टॉप बना के ये फॉल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और आपको मेन फोकस करना है गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स, ठीक है। सो मैं अभी के लिए वेट एंड वॉच करूंगा,
और आप ये समझो कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, अराउंड 3900 का जो डॉलर का स्पॉट प्राइस है गोल्ड का, वो लेवल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये फिर क्या होगा, डबल टॉप बना के ये फॉल करेगा। तो अगर ये फॉल करेगा तो ये जितनी हाइट होगी उतना बड़ा फॉल करेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई 3400 तक भी आ सकता है। ओके, और मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की कि जनरली जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी भागने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो यहाँ पे ये जो मोमेंटम थी सिल्वर की, पहले 2011 में भी आई थी, फिर 2020 में भी आई थी जब कोविड स्पाइक हुआ था, उसके बाद ये वापस मोमेंटम आई है, और 2008 में भी आई थी स्पाइक्स। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में सिल्वर ऐसे बहुत बार चीज़ें कर चुका है, तो उसको पॉजिटिव मत समझो। ये टेम्पररी कॉमोडिटी मोमेंटम है, और जब गिरेगा ना तब तगड़ा गिरेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और रही बात गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स की, तो अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पहले एक बार देखते हैं कि जापान रेट हाइक करता है कि नहीं। ठीक है, अभी के लिए आपको ब्रेकआउट अगर समझना है तो $4400 के ऊपर अगर बड़ा क्लोजिंग आता है, 2% से ज़्यादा का क्लोजिंग आता है, कम से कम 2% से ज़्यादा का क्लोजिंग, तो यहाँ पे गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर को रडार पे रखेंगे तो पॉजिटिव देखेंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर 2% से ज़्यादा इंट्राडे मूव नहीं आता तो फिर रिस्की बन जाता है। ठीक है, चलिए। ओके, आई अंडरस्टैंड सर, पुल बैक वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि लाइव आपके साथ करूँ कि फिर अलग से एक वीडियो बना के करूँ यहाँ पे, वो थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो रहा था, बट 2-3 दिन में पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड की बात हो चुकी है, ट्रेल की बात करते हैं। देखो, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर ट्रेल में सिर्फ 9.3% वॉल्यूम है। डेफिनेटली है, क्योंकि होता क्या है कि ट्रेल में मतलब जो भी स्टॉक सर्किट में आता है ना, उसमें वॉल्यूम्स पहली पहली बात तो कम ही होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैंने बहुत बार देखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम्स क्या कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला 100 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी अप डाउन है। ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है कि भाई यहाँ पे एक बॉटम बना है, बट क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं, कल पता चल जाएगा मंडे को। ठीक है, और अगर आप ये समझो 2-3% से ज़्यादा फॉल नहीं किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये टेम्पररी वॉल्यूम शायद नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव वॉल्यूम्स होंगे डेफिनेटली, जो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कल देखेंगे एक बार के लिए। ओके, बट आई नो, मैं आपका पॉइंट समझ चुका हूँ। देखते हैं कि कल की क्लोजिंग कैसी आती है। आई होप कि कल की क्लोजिंग पॉजिटिव आ जाए, ज़्यादा गिरे ना। ठीक है, ओके। सेबी चेयरमैन सीतारमन भाई हम लोग जान चुके हैं वो कैसे लोग हैं। ठीक है, तो सब लोग उनको क्या करें अभी। अच्छा, किसी को पता है कि इंडिया में टोटल डॉक्टर्स कितने हैं? ठीक है, देखो मैं बकवास नहीं कर रहा, आप खुद सर्च करके देखना गूगल में। ठीक है, इंडिया में टोटल कितने डॉक्टर्स हैं। डेफिनेटली आप बोले कि मैं, देखो मैं आपको सिर्फ सिंपल सवाल पूछूंगा, क्या 1000 होंगे? क्या 2000 इंडिया में डॉक्टर्स होंगे? आप पूछे सर कैसी बकवास बात कर रहे हो, 2000 तो हमारे शहर में ही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसकी वजह से बकवास बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट पूरे इंडिया में 2000 भी नहीं है। जी हाँ मेंबर्स, 2000 भी रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। और क्या ये इतना टफ है? ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट बनना क्या इतना टफ है? आंसर इज नो। ठीक है, बिल्कुल भी इतना टफ नहीं है। बट ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा पता है? सीए से भी टफ है। क्यों? क्योंकि सेबी इतने सारे रूल्स लगा रही है। लोग बोल रहे हैं भाई मैं कंटाल चुका हूं, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस पेनल्टीज, भाई हमको नहीं करना, भाड़ में जाइए सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत खराब बात है। इंडिया के अंदर आप देखोगे यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर कितने हैं, 9 लाख के ऊपर है। इंडियन मार्केट के कितने हैं यहाँ पे, यह हम लोग जान चुके हैं। देखो 1700 है सिर्फ, वो भी दिसंबर का डेटा है। वो भी बड़ा, पता है क्यों बड़ा है? अभी रिसेंटली कुछ नॉर्म्स में थोड़ा सा स्लो डाउन हो इसकी वजह से, बाकी 1000 भी नहीं था। सोचो, 1000 भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेबी सिर्फ, या मतलब आप बोले कि भाई यूट्यूबर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है, सेबी सब लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, वो चाहती ही नहीं है कोई रिसर्च एनालिस्ट भी बने, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने है। बट क्या कर सकते हैं, कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये मतलब खुन्नस निकलने के लिए हमको टारगेट करते हैं। एनीवे, ठीक है, आपको, आपके पास अगर कोई बेटर आंसर है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई इतने ही रिसर्च एनालिस्ट इंडिया में क्यों है, क्या कोई इतना भी एजुकेटेड नहीं है? ओके, एनीवे पॉइंट पे आते हैं। बिरला सॉफ्ट देखते हैं सर, बिरला सॉफ्ट देखते हैं। बिरला सॉफ्ट, ओके। बिरलासॉफ्ट में देखो एक बात समझो, ये जो बबल बस्ट की बात आ रही है ना, वो डेफिनेटली आईटी स्टॉक में भी थोड़ी वॉलेटिलिटी लाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी आईटी गिरेंगे या सभी में पैनिक होगा, बट हाँ आईटी में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आती है। ठीक है, मान लो जो भी अभी ऊपर भागे वो भी थोड़े बहुत फॉल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सेक्टर प्रेशर है। ठीक है,
तो अभी आप ये समझो ये काफ़ी पिट चुका है, ये 800 से बहुत तगड़ा पिट चुका है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हमेशा मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि जो भी कंपनी, अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, टॉप से 60% भी गिर जाती है ना, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बॉटम बना चुका होता है। ठीक है, फिर वहां से रिकवरी के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं यहाँ पे फ्रॉम द टॉप से लेके, मान लो कि अभी के लिए जो जुलाई मंथ में जो प्राइस थी वो 60% डाउन है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो वो बॉटम काफी अच्छा है। ठीक है, ये 20 बना के मोमेंटम करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मोमेंटम किया था, देखो ये। ठीक है, बट ये मंथली चार्ट में इसने कितने महीने निकाले थे? 7-8 महीने निकाले थे मंथली चार्ट पे। तो 7-8 महीने पकड़ के मिनिमम तो चलो ही चलो। ठीक है, उससे ज्यादा तो पता नहीं, बट हाँ 7-8 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। बात समझ रहे हो? और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में तो ऐसी चीजें होती हैं, 60-70% गिर जाता है, फिर बॉटम से रिकवर हो जाता है। ठीक है, एमआरपीएल भी मैंने डिस्कस किया था कि ऐसे ही होता है जनरली। एमआरपीएल भी एक टाइम पे कितना तगड़ा गिरा था, फंडामेंटली अच्छी थी तो भी। ठीक है, तो ये सब में पैटर्न लागू होती है। जो भी कंपनीज, आप देखो ये 40 आरएसए के आसपास खेल रहा था, यहाँ पे भी 40 आरएसए पे खेल रहा था, यहाँ पे भी 40 आरएसए पे खेल रहा था। ठीक है, जब भी बॉटम बनता है यहाँ से पुल बैक आने की कोशिश तो होती है एक बार के लिए। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीजें समझने की कोशिश करो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो अच्छे होते हैं, जो जिसमें कोई कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं होते, उसमें बॉटम पे ही देखो। टॉप पे देखना होता है कि मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बॉटम पे ही देखना आई थिंक बेटर हो जाता है। ठीक है, बट हाँ टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलो कि सर मैं एक दिन यूज करूंगा, एक महीने का व्यू है मेरा, नहीं। ठीक है, क्योंकि वो 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तो कंसोलिडेशन में निकालेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन में निकालेगा। डिक्सन की बात करते हैं, डिक्सन क्या कर रहा है? केस स्टडी में देखो, वापस मैंने आर पावर में केस स्टडी बनाई है, और डिक्सन पे डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा, अदानी पावर में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आर पावर में क्या है कि अभी कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही थी, आर पावर में थोड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, तो मुझे लगा कि भाई बनाना चाहिए एक बार के लिए। ओके, देखो सेम चीज़ है डिक्सन में हुई थी। डिक्सन भी 40 आरएसआई पे जिसने बॉटम बनाया था यहाँ पे। ठीक है, मंथली चार्ट पे, उसके बाद क्या भागा देखो यहाँ पे, क्या 2024-25 में क्या रिकवरी की। ठीक है, हमेशा जब भी ये यहाँ पे 80 आरएसआई के ऊपर बनता है ना, तो थोड़ा डर तो लगता है कि भाई ये क्या सस्टेन करेगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये मत समझना कि ओवरसोल्ड हो चुका है डिक्सन। हाँ, पुल बैक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पुल बैक्स आए थे, पुल बैक्स हो सकते हैं, बट ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। ओवरसोल्ड जब ये नीचे तगड़े क्रैश करेगा तब ये ओवरसोल्ड होगा। ठीक है, अभी इसका बहुत अच्छा बेस है 12,000 का। अगर ये टूटता है तो 10,000 से लेके 8,000 पे बहुत तगड़ा बेस बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या 12,000 का लेवल तोड़ेगा। अगर तोड़ता है तो 10 से 8,000 का एक बेस बन सकता है, फिर वहां पे टाइम निकालेगा। ठीक है, कंसोलिडेट करेगा, वो याद रखेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अभी के लिए आप ये समझो, मार्केट कंडीशन इस वीक टेम्पररी, डिक्सन में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। वो सस्टेन करेगा कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशंस नेगेटिव है। बट मैंने आपको सपोर्ट्स बताने की कोशिश की, आप हमेशा सपोर्ट को रडार पे रखना। ठीक है, ब्लाइंडली आप बोलोगे कि सर बीच में मैं देखूं, रडार पे रखूं, तो नहीं, बीच में नहीं। या तो टॉप पे ब्रेकआउट पे या बॉटम पे। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आए, और आज 9 बजे लाइव आएंगे, आपके साथ क्वेरी डिस्कस करेंगे 9:15 बजे के आसपास। ठीक है, चैनल के साथ बने रहेगा, अगर पॉसिबल है मुझे कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।